बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको व्याकरण की पुनरावृत्ति करा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको भाषा, वर्ण, वर्ण की परिभाषा, वर्ण के भेद, उनकी संख्या इत्यादि बता दिया है। आज मैं भाषा के अगले अंश पर यानी वर्ण के बाद शब्द विचार पर आ रही हूँ। तो मैंने यहाँ पहले से लिख दिया है शब्द विचार, यानी आज हम वर्ण के बाद का जो क्रम होता है उस पर आ गए हैं। आज हम आपको शब्द विचार यानी शब्द की परिभाषा, शब्द के भेद इत्यादि पढ़ाएंगे। तो आप भी मेरे साथ तैयार हो जाइए। और सबसे पहले मैं शब्द की बात करूं तो आपको वर्णों का ज्ञान हो चुका है। वर्ण का मतलब होता है कि जब बच्चा छोटे से बड़ा होता है तब उस समय उसके पास सिर्फ ध्वनि होती है और ध्वनि के बाद उसमें वर्ण उच्चारित करने की क्षमता आती है। लेकिन वर्ण उच्चारित करने में पहले बच्चा स्वर ही बोलता है, क्योंकि ध्वनियां स्वर में ही परिवर्तित होती हैं। व्यंजन उसकी उम्र के पश्चात धीरे धीरे आता है। तो व्यंजन की जो ध्वनि है वो बाद में आती है। 5 महीने 6 महीने का जब बालक हो जाता है तब मानते हैं कि व्यंजन ध्वनियां आती हैं। तो उसके पहले यदि देखा जाए तो बच्चा क्या करता है, पहले समान ध्वनियों को जोड़ता है, समान व्यंजन जोड़ता है। उसके बाद उसको स्वर और व्यंजन जोड़ना आता है। तो स्वर और व्यंजन जोड़ने में उसे थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन समान, जैसे मम, पापा, मामा, ऐसे शब्दों का समान व्यंजन जोड़ना सीख जाता है। तो ये चीज होती है, यानी शब्द बनने लगते हैं। वर्ण बाद में शब्द बनने लगते हैं। तो पहला प्रश्न उठता है कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं, यानी वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यानी सार्थक मेल क्या है, जब हम वर्ण को समान रूप से ऐसे जोड़े कि उसका कोई उसमें अर्थ दिखाई पड़े। जैसे हम अगर कहते हैं का बोले, माँ बोले और ला बोले, भले ही अलग अलग मैंने लिखा है, लेकिन इसका अर्थ अगर बोलेंगे क म ल, तो आपके मस्तिष्क में कमल का चित्र अपने आप आ जाएगा कि ये कमल के लिए बताया गया है। तो ये चीज हो जाती है। तो आपने समझ लिया। लेकिन अगर हम इसी को पलट के कहते हैं ल क म, तो आप कहेंगे इसका तो कोई मतलब नहीं है, ल का मतलब क्या होता है, ये तो गलत है। तो आप इसको रॉन्ग कहेंगे, ये शब्द नहीं है, ये शब्द नहीं माना जाएगा। यानी वर्णों का सार्थक मेल, सार्थक मेल जो होता है, अगर हमने उसको सही ढंग से मिलाया है और उसका कोई ना कोई अर्थ दिखाई देता हो तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो शब्द है। यानी इसकी परिभाषा अपने आप आपको समझ में आ गई होगी कि वर्णों का सार्थक मेल जो है, स्वतंत्र और सार्थक मेल जो होता है वो शब्द कहलाता है। तो परिभाषा मैं आपको लिख देती हूँ, आप उसको मिला लीजिए। एक या अनेक वर्णों से बनी हुई सार्थक इकाई एक या अनेक वर्णों से बनी सार्थक, एक या अनेक वर्णों से बनी सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। साधारण भाषा में अगर इसकी बात करें तो साधारण भाषा में हम क्या कहेंगे, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब ये देखिए, दो परिभाषा मैंने लिख दी, बिल्कुल साधारण भाषा में और एक व्याकरणिक भाषा में। मैंने यहाँ पर एक साधारण भाषा में लिख दी है कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। दूसरा लिख दिया है एक या अनेक वर्णों से बनी सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। तो इस तरीके से आपको इसकी परिभाषा बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो आपने इसकी परिभाषा जान ली। अब
इसकी हम विशेषता की बात करें तो सबसे पहले कि ये वर्णों का सार्थक मेल होता है, दूसरा होता है कि ये स्वतंत्र होता है। शब्द यानी स्वतंत्र इसका अस्तित्व होता है, ये अपना अस्तित्व स्वतंत्र मानता है, तो ये किसी के साथ जुड़ा नहीं है, तो ये स्वतंत्र अस्तित्व होता है। तो इसकी दो विशेषताएं मैं आपको बताती हूँ, एक तो वर्णों का सार्थक मेल और दूसरा ये स्वतंत्र होता है। तो एक तो ये वर्णों का बिल्कुल सार्थक मेल होता है, वर्णों का सार्थक मेल होता है, ये विशेषता हो गई एक। दूसरा होता है कि ये इसका स्वतंत्र अस्तित्व है, वह शब्द स्वतंत्र होते हैं, शब्द जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, ये किसी बंधन में नहीं होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, तो इनका स्वतंत्र अस्तित्व है। तो ये हो गया। तो इस तरीके से अगर इसकी परिभाषा के साथ साथ विशेषता पूछी जाए तो सबसे पहले आप कहेंगे कि ये वर्णों का सार्थक मेल है। तो मैं पूरा ही मिटा देती हूँ क्योंकि फिर लिखने के लिए जगह कम पड़ेगी। तो वर्णों का ये सार्थक मेल है, पुनरावृत्ति शेषण है। तो आप ये बहुत सारी चीजें अपनी कॉपियों में लिख चुके होंगे, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ और आप उस चीज को ध्यानपूर्वक सुने और अपनी कॉपी पुस्तक से पढ़ेंगे तो आपको वो अच्छे से याद हो जाएगा कि शब्द किसे कहते हैं, इसकी विशेषता क्या है। तो मैं दोबारा टॉपिक को लिख देती हूँ, शब्द विचार ऊपर के हिस्से पर, ताकि आपको समझ में आ जाए कि शब्द की विशेषता बताए। तो शब्द की परिभाषा मैंने बताई कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। दूसरा मैंने बताया आपको कि ये स्वतंत्र होता है। तो ये दोनों इसकी विशेषताएं हो गई। तो दोनों विशेषताओं को आप ध्यान पूर्वक अपने मस्तिष्क में रख लीजिए। जब कभी भी ऐसा हो कि आपको ये लगे कि इसकी विशेषता पूछी जा रही, तो आप इसी में से इसकी परिभाषा भी निकाल सकते हैं और इसकी विशेषता भी बता सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से रट लिया होगा। इसके बाद अब तीसरा प्रश्न उठता है कि शब्द अगर स्वतंत्र होता है तो ये किस स्थिति में जाता है, तो ये स्वतंत्र नहीं होता है। तो मैं आपको ये बता दूं, यहाँ मैं हेडिंग डाल रही हूँ शब्द और पद। हालांकि आप बहुत छोटे हैं, आपके कक्षा 6 के लिए ये काफी जानकारी की चीजें हैं, लेकिन अगर आप इस चीज को कक्षा 6 से जानते हैं तो 10 पे आने में, 9 में आने में जब आप शब्द और पद पढ़ेंगे तो आपको ये पहले से ज्ञान है, तो आपको जरा भी कठिनाई नहीं होगी, भले आपको फिर वो याद आ जाएगा। इसलिए कोई भी चीज एक सही उम्र में पढ़ना बिल्कुल उचित होता है और आपके ज्ञान में वो चीजें रहेंगी तो बाद में वो एकदम परिपक्व हो जाएंगी। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने कहा कि स्वतंत्र होते हैं, शब्द स्वतंत्र होते हैं। तो किस स्थिति में स्वतंत्र नहीं होते वो जानना जरूरी है। तो देखिए, मैंने यहां लिखा कमल। अब कमल ये शब्द है, ये स्वतंत्र है, ये बिल्कुल स्वतंत्र है, ये किसी से जुड़ा नहीं है। कमल को आप कहीं भी जोड़ सकते हैं ले जाकर कि कमल का क्या मतलब है, कमल बिल्कुल स्वतंत्र है। तो आप इसको अच्छे से जोड़ सकते हैं किसी भी चीज में। तो अब मैं अगर इसको कहूं कि ये इस स्थिति में बिल्कुल स्वतंत्र है, लेकिन यहां देखिए, कमल तालाब में खिलता है। अब देखिए, कमल तालाब में खिलता है। अब यहां पर जो कमल आया है वो कमल आपका यही कमल है, लेकिन यहां ये अकेला था, ये स्वतंत्र है, लेकिन यहां ये स्वतंत्र नहीं है क्योंकि इसका संबंध इन बाकी वाक्य में प्रयोग जो शब्द हैं इनसे है। तो जैसे ही शब्द जो होता है वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, जैसे ही हम शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं वैसे ही उसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है और वो क्या हो जाता है, वाक्यों के साथ जुड़ जाता है। किसके माध्यम से जुड़ जाता है, ये जुड़ जाता है कारक चिन्हों के माध्यम से, यानी कि इसका अस्तित्व कारक चिन्हों ने बढ़ा दिया, इसका स्थान बढ़ गया। तो शब्द ही था
लेकिन जैसे ही ये वाक्य में प्रयुक्त हुआ, इसको हम पद कहने लगते हैं। ये पद कहलाने लगता है। यहां आया तो ये पद हो गया, यहां आया तो ये शब्द हो गया। यानी शब्द स्वतंत्र होता है, जब वो वाक्यों में प्रयुक्त हो जाता है तो उसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है और उसे हम पद कहने लगते हैं। अब अगर आपको कभी भी कोई आपसे ये पूछे कि शब्द और पद में क्या अंतर है, तो आप भले कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं, आप आराम से उसको समझा सकते हैं कि शब्द स्वतंत्र होता है और पद स्वतंत्र नहीं होता। वो हमेशा वाक्यों में प्रयोग होता है, उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से होते हैं, इसलिए उसे हम स्वतंत्र नहीं कहते। तो ये आपका जो है इसकी परिभाषा हो गई। तो आपने इसको अच्छे से समझ लिया। तो मैंने आपको क्या बता दिया, शब्द की परिभाषा बताई 1 नंबर पर, दूसरे नंबर पे आपको शब्द की विशेषताएं बताई और तीसरे नंबर पे मैंने आपको शब्द की स्वतंत्रता कहाँ खत्म होती है, कैसे शब्द पद बन जाता है, वो मैंने आपको बताया, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इतनी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी चाहिए। तो शब्द और पद भी आप जान गए। अब मैं आपको शब्द और पद के बाद आपको शब्द के भेद बताऊंगी कि शब्द के कितने भेद, कितने प्रकार के शब्द होते हैं। इन शब्दों की पहचान आप कैसे कैसे करेंगे, तो हम उसको अब पढ़ने चल रहे हैं। तो आप इतनी चीजें अपना लिख लीजिए। मैं अब इसको मिटाती हूं और फिर आपको शब्द के भेद बताती हूं। तो शब्द के भेद की बात करें, मैं आप हेडिंग डाल लीजिए, शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण। अब देखिए, शब्दों का वर्गीकरण के 4 आधार होते हैं। शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार होते हैं। अब इस शब्दों के वर्गीकरण के जो 4 आधार हैं, पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। फिर दूसरा है बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर। फिर तीसरा है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। फिर चौथा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। तो देखिए, मैंने आपको ये बता दिया कि शब्दों का वर्गीकरण हम कितने आधार पे कर सकते हैं, कितने प्रकार के शब्द हम हिंदी में रहते हैं तो पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ उसकी जरूरत होती है, कहाँ कहाँ उसके व्याकरण के हिसाब से उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जानकारी हम कैसे जानेंगे, हम ये जानेंगे शब्दों के वर्गीकरण के आधार पर कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया जा सकता है, बनावट के आधार पर किया जा सकता है, प्रयोग के आधार पर किया जा सकता है और अर्थ के आधार पर किया जा सकता है। तो आपने इतनी बात जानी। अब हम उत्पत्ति के आधार पर अगर शब्दों का वर्गीकरण करें तो मैं इसको यही लिखना चाहूंगी कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं, 4 होते हैं। तत्सम शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। देखिए, अब आपको मैंने बता दिया कि उत्पत्ति के आधार पर कितने तरह के शब्द होते हैं,
तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। यानी कि अगर कभी आपसे कोई प्रश्न पूछे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद बताइए, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब मैं इसके बारे में आपको बताती हूं कि क्या होता है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो तत्सम, देखिए मैं पहले इसका विग्रह करके आपको बता दूं। शब्द है तत्सम, संस्कृत का शब्द है ये। संस्कृत का शब्द होने इसका अर्थ होता है उसके समान। अब हिंदी जो है कहां से उत्पत्ति हुई है हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। तो जो ये कहा जा रहा है उसके समान कहने का मतलब हुआ कि ये संस्कृत के समान, यानी कि तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होने लगते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। उन्हें हम तत्सम शब्द कहने लगते हैं। जैसे कि ग्राम शब्द है ग्राम। ग्राम हिंदी में भी लिखा जाता है, ग्राम संस्कृत में भी लिखा जाता है। तो ग्राम है वैसे मूलतः ये संस्कृत का शब्द, लेकिन इसे हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग कर ले रहे हैं, ग्राम लिख रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पर तत्सम कहेंगे। लेकिन अगर हम इसी ग्राम को हिंदी में आकर गांव लिख दें तो ये इससे उत्पन्न हो गया, यानी इससे उत्पन्न, इस ग्राम से ये उत्पन्न हुआ है। तो तत्सम शब्दों का मतलब होता है उसके समान। तत्सम शब्द का मतलब है, जो तत्सम मैंने वर्ड लिखा है, इस शब्द का मतलब होता है उसके समान। तो इस हिंदी जो है वो संस्कृत से उत्पन्न है, यानी कि संस्कृत के समान। तो जो शब्द संस्कृत के बिल्कुल ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। आप अच्छे से इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि संस्कृत के शब्द जो हिंदी में बिल्कुल वैसे ही प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। जैसे मैंने एक उदाहरण में शब्द लिखा है ग्राम। ग्राम को अगर हम ज्यों का त्यों हिंदी में लिख रहे हैं तो ये तत्सम शब्द हुआ, लेकिन अगर हम इसको इस रूप में लिख रहे हैं तब ये तद्भव हो जाएगा। तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो तत्सम शब्द आप समझ गए। अब मैं आपको बताती हूं तद्भव शब्द। देखिए तत्सम मैंने बताया आपको, अब तद्भव बताती हूं। तो तत्सम का तो मतलब मैंने आपको बता दिया उसके समान, ये भी बता दिया मैंने किसके समान, यानी संस्कृत के समान। तद्भव मतलब उससे उत्पन्न, भव मतलब उत्पन्न, तद मतलब उससे, ये तत् मतलब उसके और सम मतलब समान, और तद मतलब उससे, अभव मतलब उत्पन्न। तो इसका मतलब हो गया उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? यानी संस्कृत के शब्दों से उत्पन्न। संस्कृत के शब्दों से उत्पन्न। तो ये तद्भव हुआ। जैसे मैंने आपको उदाहरण में लिखा ही अभी कि अगर ग्राम हम जो कहते हो हिंदी में लिख रहे हैं तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा आपका तत्सम शब्द। लेकिन अगर हम ग्राम की जगह गांव लिख देते हैं तो ये तद्भव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो इसे आप अच्छी तरह से जान सकते हैं कि ये तद्भव कहलाएगा। तो आपने तद्भव तत्सम समझ लिया। अब आता है देशज। हिंदी ऐसी भाषा है जिस भाषा में तमाम तरह के शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। कभी कभी हम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं, हमारी बोली में जो प्रयोग होता है। कभी कभी गांव में प्रयोग किए गए शब्दों का भी हम प्रयोग करते हैं, तो उसे हम देशज कहते हैं। यानी गांव में बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को जब हम अपनी हिंदी भाषा में स्थान दे देते हैं तो उसे हम देशज कहते हैं। देशज यानी देशी भाषा से उत्पन्न, देशज
शब्द है ज, मतलब होता है उत्पन्न। देश, देश, ये देखिए मैं लिख के दिखाती हूं आपको, देशज। अब ये देश हुआ, ये ज हुआ। ज मतलब होता है उत्पन्न, यानी देशी भाषा से जो उत्पन्न हो उसे हम कहते हैं देशज। हो गई बात क्लियर आपको? अब मैं आपको कुछ शब्द लिख के, विदेशज। अब विदेशज शब्द हुआ कि जो शब्द विदेशी भाषा से आया है। तो देखिए मैं कुछ अभी लिख के दिखाऊंगी आपको, तद्भव तत्सम, लेकिन अभी आप समझ लीजिए। विदेशज या विदेशी शब्द है, विदेशी या विदेशज, इसको विदेशज भी कहते हैं। विदेशज यानी विदेशी भाषा से उत्पन्न, विदेशी भाषा से जो उत्पन्न होगा वो शब्द क्या कहलाएगा? विदेशज। देशी भाषा से जो उत्पन्न होगा शब्द उसे हम क्या कहेंगे? देशज। तो ये हुआ आपके उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द के भेद, जिसे हम कहते हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो मैं इसको रब करती हूं और आपको कुछ उदाहरण से परिचित कराती हूं कि देशज और विदेशी शब्दों के बाद ही बारी आती है। पहले मैं तद्भव और तत्सम के कुछ शब्द लिखती हूं। तो मैं पहले तत्सम शब्द लिखूंगी, फिर उसके बाद मैं आपको, तो देखिए तत्सम लिख रही हूं, उसका तद्भव आप बनाने की कोशिश करिए। अगर आपको आता है, नहीं आता तो आप देख के लिखिए। तो मैं तत्सम शब्द कुछ लिख देती हूं, आप उसको बनाइए। आश्रो, अग्नि, देखिए हिंदी में भी ये प्रयुक्त होता है और संस्कृत में भी ये प्रयुक्त होता है। आम्र, हस्ते, हस्त, हस्त, फिर उसके बाद क्षेत्र, सूर्य, पूर्व और अष्ट। अष्ट तो मैंने इतने शब्द यहां लिखे हैं, 5, 6, 7, 8, 9, एक और लिख देती हूं, भिक्षा। बहुत कॉमन शब्द मैंने लिखे हैं जो कि आप आराम से जान सकते हैं कि ये शब्द संस्कृत में है। तो ये तत्सम शब्द मैंने लिखे हैं। अब तत्सम शब्द लिखने के बाद अब आपको इसका तद्भव बनाना है, यानी ये संस्कृत में भी प्रयुक्त होते हैं और ये हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं। लेकिन जब ऐसे ही हिंदी में आएंगे तो ये तत्सम कहलाएंगे, लेकिन जब इसके बिगड़े रूप में इससे उत्पन्न होकर हिंदी में आएंगे तो वो तद्भव कहलाएंगे। तो अश्रु को हम अगर हिंदी में प्रयोग करते हैं तद्भव रूप में तो क्या लिखते हैं? आंसू। आप भी करते चलिए। अग्नि को क्या लिखते हैं? आग। आम्र को क्या लिखते हैं? आम को लिखते हैं आम। हस्ती को क्या लिखते हैं? हस्ती को लिखते हैं हाथी। हस्त को क्या लिखते हैं? हाथ। तो देखिए कितना हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, इसका थोड़ा सा परिवर्तन होता है और ये हिंदी के योग्य हो जाता है, इसको तद्भव कह देते हैं। और जब ज्यों का त्यों ले लेते हैं तो उसे हम अश्रु प्रवाहित किया, अश्रु बहा रहा है। तो शब्दों के बोलचाल से उसके उत्पत्ति का आधार बनाया गया है। तो यहां हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कहते हैं। अब देखिए क्षेत्र यानी खेत। सूर्य को हम क्या कहते हैं? सूरज कहते हैं। पूर्व को क्या कहते हैं? पूरब कहते हैं। और अष्ट को क्या कहते हैं? 8 कहते हैं। भिक्षा को क्या कहते हैं? भीख कहते हैं। तो मैंने देखिए कुछ एक शब्द लिख करके आपको समझाने की कोशिश की कि इन शब्दों के माध्यम से आप तद्भव तत्सम आसानी से सीख सकते हैं। और आप कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं तो इतनी बात आपको जाननी चाहिए। और ये पुनरावृत्ति सेशन है, तो पुनरावृत्ति सेशन में आपको इन चीजों का ज्ञान
अच्छी तरह से होना चाहिए। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं इसको रब करती हूँ। अगर आप इसे उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए, मैं किनारे हटती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब बारी बची देशज और विदेशी शब्दों को समझाने की। तो मैं इसे रब कर देती हूँ। तो इसके बाद मैंने आपको समझा देशज। अब देशज शब्द क्या हो गए कि बहुत सारी चीजों को हम बिल्कुल अपनी बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। तो मटकी जैसे शब्द आपने सुना होगा, मटकी। मटकी शब्द सुना है, वो घड़े के लिए कहा जाता है, लेकिन वो क्या है, देशज है। उऋण, आपके कभी आपने सुना होगा कि अरे मैं कर्ज से उऋण हो जाऊं, ऋण से उऋण। तो उऋण शब्द जो है वो जब देशज में जाता है तो उऋण हो जाता है, उऋण शब्द बोलते हैं इसको। मटकी है, फटकना है, फटकना। ऐसे बहुत सारे बोलचाल के शब्द जो होते हैं हम आम जरूरत के हिसाब से हिंदी में प्रयोग उसको कर लेते हैं, लेकिन प्रयोग करने के साथ ही साथ उसका जो वास्तविक रूप होता है वो हमें समझ में आता है। फटकना का मतलब किसी चीज को झाड़ने के अर्थ में है। तो हम बोलचाल में, और वो भाव देता है, शब्द और भाव के अनुसार उसका प्रयोग बिल्कुल सही है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, उसे देशज शब्द कहते हैं। अब आ गई बारी विदेशज शब्द की। तो विदेशज शब्द की बात करें तो बहुत सारे अन्य भाषा के जो शब्द होते हैं वो हमारे हिंदी में इतने घुल मिल गए हैं कि हम स्वयं ये नहीं जानते कि ये शब्द जो है वास्तव में हिंदी का है भी अथवा नहीं है। तो ये शब्द की व्याख्या है। जैसे बहुत बोलचाल की भाषा का शब्द मैं आपको बताऊं कि शब्द होता है पानी। ये हिंदी का शब्द नहीं है, ये फारसी का शब्द है, लेकिन पानी शब्द को हम हिंदी में प्रयोग इतना ज्यादा करते हैं कि वो पानी आज हिंदी का होके रह गया। तो हमारी हिंदी जो है बहुत विशाल है, अनेक भाषाओं के शब्दों को ये अपने में मिला लेती है, और ऐसी मिला लेती है कि बहुत सारे लोग ये नहीं जान पाते कि वास्तव में ये हिंदी का है कि नहीं है। आपको मैं बहुत बताऊं, पढ़े लिखे गैर पढ़े लिखे की बात नहीं होती है, ये बोलचाल के अभ्यास की बात होती है। शब्द मैं कुछ आपको बताती हूं, जैसे कि मैंने यही कहा कि पानी। जैसे स्कूल शब्द है, देखिए विदेशी शब्दों की लिखो, स्कूल। कितना आम बात हो गई है कि पढ़ा लिखा गैर पढ़ा लिखा सब इसका प्रयोग करता है और सब जानता है स्कूल किस चीज के लिए कहा जा रहा है। आज विद्यालय कम बोला जाता है और स्कूल बिल्कुल आम बात हो गई है। ये नहीं कि पढ़ा है तो बोल रहा है, ये सब बोलेंगे, सबको पता है तो ये सब बोलेंगे। तो ये कहा गया है, तो स्कूल शब्द हुआ। स्टेशन, भले उसका उच्चारण वो उतना अच्छा ना करते हो, भले बोलने वाला गैर पढ़ा लिखा व्यक्ति उतना अच्छा उच्चारण न करे, लेकिन कितनी आम बात है स्टेशन शब्द बोलना। रिक्शे वाला भी बोलता है स्टेशन जाना है, पढ़ा लिखा भी बोलता है, गैर पढ़ा लिखा भी बोलता है। ये विदेशज भाषा के शब्द हैं। तो अंग्रेजी से तो इतने शब्द हमारी भाषा में जुड़ गए हैं कि उसकी अपनी खुद की पहचान जो है वो समाप्त हो गई है कि ये किस भाषा के लिए है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में समान रूप से होता है। जैसे फ्रिज, सभी इसको फ्रिज बोलते हैं, फ्रिज हुआ। हॉस्पिटल, जिसको कि हिंदी में अस्पताल कह देते हैं, लेकिन वो है वास्तव में हॉस्पिटल के लिए ही, हॉस्पिटल। पेपर, पेपर शब्द। इतनी आम बात के शब्दों को मैं आपको बता रही हूं कि इतने आम शब्द हो गए हैं ये सारे कि जिनको हम सोच के भी ये नहीं समझ पाते कि ये वास्तव में हिंदी के हैं अथवा नहीं।
तो उत्पत्ति के आधार पर अगर हम शब्दों की बात करें तो उत्पत्ति से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे आपको बता दूं, स्कूल, पेंसिल, बस, स्टेशन, डॉक्टर, प्लास्टिक, रेलवे, निब, कॉपी, ट्रक, ये सब इंग्लिश के शब्द हैं। लेकिन देखिए इतने आम हो चुके हैं कि इसको अलग करना मुश्किल हो गया है कि ये हिंदी के हैं भी कि नहीं है। इसीलिए कहते हैं हिंदी बहुत धनाढ्य है, बहुत धनी है। ये तमाम भाषाओं को अपने में ऐसी एब्जॉर्ब कर लेती है, ऐसी घुल मिल जाती है इसमें कि इसकी अपनी खुद की पहचान भाषा की खत्म होकर हिंदी की होकर रह जाती है। और जैसे फारसी के शब्द हैं, अमीर शब्द बोलना, अमीर हुआ, कमर हुआ, प्याज, इम्तिहान, फौज, ये सब दूसरी भाषा के शब्द हैं। लेकिन देखिए हिंदी में आम बोलचाल की भाषा में से प्रयोग किया जा रहा है, ये विदेशज है। तो आपको इनकी पहचान होना बहुत आवश्यक है। तो आज मैंने आपको सिर्फ एक बताया है, उत्पत्ति के आधार के शब्दों के भेद। अब मैं अगले वीडियो में बनावट के आधार के शब्दों के भेद बताऊंगी, फिर प्रयोग के आधार पे और फिर अर्थ के आधार पे। तो आप मेरे साथ हमेशा बने रहिए। जब बने रहेंगे तो आपको इसका अच्छा ज्ञान होगा और आप बार बार वीडियो देखिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और याद भी ना करना पड़े। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।